नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 को डिटेल वाइज समझे, जिसमें ज्योत या भूत रीति का ट्रांसफर कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों को बताया गया और भी बहुत सारे चीज वहां पे बताए गए थे। आज का ये वीडियो जो है CNT एक्ट का सबसे अंतिम वीडियो होने वाला है। इसमें चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 19 तक देखेंगे। जैसे कि हम लोग आपको बार बार बताते रहे हैं कि भारतीय संविधान में शुरुआती जो आर्टिकल होते हैं उसको हम लोग डिटेल वाइज पढ़ते हैं या उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, लेकिन बाद के जो आर्टिकल होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो होता है उसको ढूंढते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होता है। शुरुआती चैप्टर 8 तक जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे या हम कह सकते हैं ज्यादातर जो सेक्शन थे वो इंपॉर्टेंट थे ही और उसको सीक्वेंस वाइज हम समझे। लेकिन अब चैप्टर 9 से हम लोग जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसी को पढ़ेंगे 19 तक। और इस तरह से आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उन्हीं सेक्शन में से कहीं ना कहीं सवाल पूछा गया है। हो सकता है कहीं इधर उधर से भी पूछा जाए। देखिए, सवाल पूछने वाला तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग एक लिमिट तय करते हैं कि ये चीज पढ़ के जाना है, क्योंकि अनलिमिटेड अगर एक ही टॉपिक में आप चले जाइएगा तो दूसरा टॉपिक आपका छूट जाएगा। 5 क्वेश्चन आता है CNT एक्ट से, तो हम लोग जितना पढ़ रहे हैं हम ये मान के चलते हैं कि 5 अगर नहीं भी बने तो 4 तो आसानी से आपका बन ही जाएगा, ठीक ना। और 100% के चक्कर में या परफेक्ट होने के चक्कर में हम बार बार कहते हैं नहीं रहना है। अगर परफेक्ट होने के चक्कर में रहिएगा तो एक टॉपिक तो आप परफेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, दूसरा टॉपिक में आप 4 क्वेश्चन कम बना पाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मिनिमम जितना हो सकता है उतना तैयारी करके जाना है, ठीक ना। मैक्सिमम के चक्कर में रहिएगा तो मिनिमम भी आप नहीं याद कर पाइएगा। आप लोगों को अगर खुद से पढ़ना है ये सब चीज तो हम हर क्लास में बता रहे हैं। क्लास नोट्स, माइंड मैप, MCQ जो आप लोगों को दिया जा रहा है, PYQ जो बीच बीच में यहाँ पे बताते हैं, हर चीज आपको ऐप में मिल जाएगा। वहां थोड़ा बहुत आप निवेश करके जो अभी आपको बताया जा रहा है उसमें और भी बेहतर कमांड बना सकते हैं, क्योंकि सुनने से तो होता है, जब सुनते हैं तो याद होता है, लेकिन उसको पढ़ने से लंबे समय तक वो क्या रहेगा, याद रहेगा। टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज हमसे गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सबसे किसी भी टॉपिक में कमांड जो है वो बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9 क्या कहता है। तो चैप्टर 9 जो है वो बताता है लगान के बारे में साधारण उपबंध, यानी कि यहाँ पे लगान के बारे में कुछ बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। 51 तक आप लोगों को बता दिया गया था सेक्शन। अब सेक्शन 51 का जो है वो क्या बोलता है वो देख लेते हैं। वो चैप्टर 9 का सबसे पहला सेक्शन है 51 का। यहाँ पे बोलता है लगान की स्थिरता। स्थिरता मतलब क्या हो गया कि फिक्स रेंट यहाँ पे होगा, रेंट जो है वो चेंज नहीं करेंगे। तो लगान की दर अस्थाई बंदोबस्त के समय से अगर बदली गई नहीं गई है तो अब भी बदली नहीं जाएगी। हम लोग जानते हैं 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती लाया गया था, जिसमें रेंट जो है या लगान जो है वो फिक्स कर दिया गया था। यदि 1793 से लेके ये अधिनियम कब आया, 1908 तक, इस बीच में आपका लगान जो है वो किसी तरह से नहीं बढ़ाया गया है या फिक्स्ड है, तो 1908 के अधिनियम आने के बाद भी आपका लगान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वो चीज 51 का कहता है। तो उम्मीद करते हैं 51 का आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि यहाँ पे बोल रहा है अगर 1793 के बाद आपके लगान के दर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो 1908 के अधिनियम आने के बाद भी आपके लगान के दर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको हम तो पिछले वीडियो में भी बोले थे किंतु परंतु ये सब जोड़ा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अगर काश्तकारी में अगर आप जोत जो है वो क्या कर लेते, बढ़ा लेते हैं। पहले इतना में खेती करते थे, अब ये जमीन को भी आप क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए, तो यहाँ का तो लगान आपको देना पड़ेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे आगे बोलता है, काश्तकारी के क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो उसके आधार पे ही लगान बढ़ाई जाएगी। अगर आप इतना दूर तक क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसके आधार पे लगान लेगा। अब यहाँ पे नया जोत जो है आप बना लिए, है ना, नया भूमि जो खेत का क्षेत्रफल है उसको बढ़ा लिए, तो उस एरिया का भी आपको लगान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहिएगा कि हम लगान नहीं देंगे। अब यहाँ पे आता है किस्त में। अगर इंस्टॉलमेंट में अगर आप पैसा देते हैं तो वो क्या होना चाहिए, नगद लगान देना होगा कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत में। इसीलिए आप लोगों को चैप्टर 1 के सेक्शन 3 में सबसे पहले परिभाषा बताया गया कि आखिर कृषि वर्ष क्या होगा। तो वहां पे बताया गया था स्थानीय रूढ़ी के अनुसार अगर हम चैत मानते हैं, हम बताए थे ना, अगर चैत को आप शुरू महीना मानते हैं किसी स्थानीय जगह में तो वो चैत जो है कृषि माह का प्रथम माह हो जाएगा। कोई फागुन मानेगा तो फागुन हो जाएगा। कोई भी महीना आप मान लीजिए अगर स्थानीय स्तर पे उसको मान्यता मिला हुआ है तो वही कृषि वर्ष का प्रारंभ महीना जो है वो माना जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे कोई सरकार आ जाए, राज्य सरकार आ जाए, तो उसके लिए 1 अप्रैल जो है जो वित्तीय वर्ष है वही माना जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो यहां पे बोला जा रहा है कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम 4
समान किस्तों में उसको क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। तो 4 समान किस्तों में उसको अपना जो लगान है देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपया लगान देते हैं तो इसको 4 किस्त में बांट दीजिए, 25-25 रुपया में आपको क्या करना होगा, इसको सारा लगान को यहाँ पे जो भूस्वामी होगा उसको देना पड़ेगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 42 में। तो याद रखिएगा सेक्शन 51A बोलता है यदि आपके लगान जो है, आपका लगान जो है अस्थायी बंदोबस्ती के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है तो 1908 के बाद भी आपके लगान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन बोलता है कि अगर आप अपने खेत के क्षेत्रफल को बढ़ा लिए हैं तो उस अनुपात में लगान बढ़ाया जा सकता है। 52 में बोलता है कि अगर आप लगान किस्त में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते हैं, तो 4 इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना होगा, देना होगा कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन तक में, है ना। जो प्रत्येक कृषि वर्ष होगा उसका जो अंतिम तिमाही का अंतिम दिन, है ना, 3 माह जो बीत जाएगा तो उसका अंतिम दिन तक आपको क्या करना होगा, लगान जो है वो देना ही पड़ेगा। उसके बाद लगान का बकाया किसे समझा जाएगा, बकाये पर ब्याज किस तरह से लगेगा, ये 58 में दिया है। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही बता रहे हैं। अगर आपको डिटेल वाइज पढ़ना, हर एक सेक्शन पढ़ना है तो क्लास नोट्स है डिटेल वाइज, वहां हर एक सेक्शन के बारे में बताया गया है, वहां से जाके आप सब सेक्शन को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वही बताएंगे जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाँ। तो लगान बकाया समझा जाएगा कृषि वर्ष के अंत में भुगताई ना जाए। तो बकाया कब आप समझिएगा कि कब कहिएगा कि आप जो है किसी को जमीन दिए और वो लगान हमको नहीं दिया, तब जब कृषि वर्ष का अंत हो जाए और तब तक लगान ना हो। तो बोला गया तिमाही के अंतिम दिन तक आपको देना है, तो तिमाही के अंतिम दिन तक देना है। तो अगर नहीं दिया गया तो आप ये नहीं कहिएगा कि लगान नहीं दिया है या भुगतान नहीं हुआ है, आपको पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा और कृषि वर्ष समाप्त हो जाएगा। यानी कि हम अगर 31 मार्च देखें तो 31 मार्च समाप्त हो जाएगा, तब तक अगर लगान नहीं आया है तो माना जाएगा कि लगान क्या है, बकाया है, और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई जो होना चाहिए वो होगा। या ब्याज अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं कि भाई तुम लगान नहीं दिया है तो अब तुमको इंटरेस्ट के साथ लगान देना होगा क्योंकि तुम्हारा टाइम फेल हो गया। पहले क्या होता था ना कि अस्थायी बंदोबस्ती आया था, उसमें क्या होता था कि आज अगर आप लगान नहीं दिए तो कल आपका जमीन नीलाम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रत्येक कृषि वर्ष के तिमाही 3 महीना के अंतिम दिन तक आपको लगान देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं दीजिएगा तो आपका जमीन अगले दिन नीलाम हो जाएगा। यहाँ पूरा कृषि वर्ष आपको टाइम दिया गया है, पूरा कृषि वर्ष में अगर आप नहीं दीजिएगा तब माना जाएगा कि आपका जमीन का लगान जो है आप नहीं दिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यदि आप लगान नहीं देते हैं तब क्या होता है, उस पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6.25% साधारण ब्याज लगेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पूछा जा सकता है कि यदि कोई किसान जो है या काश्तकार लगान नहीं दे पाता है भूस्वामी को, लैंडलॉर्ड को, तो भूस्वामी उस पर मैक्सिमम कितना ब्याज या इंटरेस्ट लगा सकता है, तो 6.25%। यहां पे कम भी आप लगा सकते हैं, 3%, 4%, 1%, 2%, लेकिन मैक्सिमम यहां पे बोला गया है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही लगाना है। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप लगा नहीं सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यहां पे लगा नहीं सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही लगाना, और वो केवल और केवल 6.25% ही हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं आपको लगाना है। तो इस तरह से किसानों को, रैयतों को, काश्तकार को परेशान ना किया जाए, इसलिए ये सब प्रावधान जो है वो लाए गए थे सीएनटी एक्ट में। अब चलिए हम लोग चलते हैं 58 के बाद 61 की ओर। वस्तु में दे लगान का रूपांतरण। यदि आप जो है इस तरह से सब्जी वगैरह के रूप में लैंडलॉर्ड को क्या करते हैं, लगान देते हैं, वस्तु के रूप में देते हैं, जो भी कृषि उपज होता है डायरेक्ट उसी का कुछ हिस्सा अगर दे देते हैं। अब उसका आपको रूपांतरण करना है, बोलना है कि नहीं हम टमाटर नहीं देंगे, बैगन आलू ये सब नहीं देंगे, हम उसको बेच के जो पैसा आएगा, कैश आएगा, उसको हमको देने वाले हैं या देंगे। तो इस तरह का रूपांतरण किसके सहायता से होगा और कैसे होगा, तो वो चीज यहाँ पे बोलता है। तो भूधारक यानी कि भूमि को जो धारण कर रहा है द्वारा लगान वस्तु के रूप में दिया जाता है, धन लगान के रूप में रूपांतरित करने हेतु यहाँ पे हम किसके पास जाएंगे, सीधा सा मतलब है डीसी की साहब के पास। डीसी या किसी राजस्व अधिकारी के पास आवेदन देगा, डीसी दी जाने वाली राशि निर्धारित करेगा। तो आपको हो सकता है पहले उपज का, जैसे टोडर मतलब हम लोग देख रहे थे ना, उपज का 1/3 का जो है बाजार मूल्य वो निकाला जाता था। तो अगर मान के चलिए आपका लगान जो है वो कैसे जाता था, उपज का 1/3 जाता था कि आप जितना भी उपजा, जैसे कि आलू है तो आलू अगर 100 किलो उपजाए तो उसका 1/3 लगभग 33 किलो जो है वो आलू आप देते थे। लेकिन अब जो है
आलू ना देके उसको डायरेक्ट कैश देना है। तो कितना कैश देना है वो तय करेंगे, या तो राजस्व अधिकारी या डीसी तय करेंगे कि उसके जो बाजार मूल्य है उसके बराबर देना है, या कोई फिक्स 20, 25, 50 रुपया देना है। ये सब जो तय किया जाएगा वो किसके अध्यक्षता में किया जाएगा या किसके द्वारा तय किया जाएगा? तो डीसी या जो राजस्व अधिकारी होंगे वही तय करेंगे। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है 61 क्या बोल रहा है, यदि आप लगान वस्तु के रूप में दे रहे हैं और चाहते हैं कि आप जो है नगद के रूप में, कैश के रूप में लगान दे भूस्वामी को, तो वो जो है कैसे संभव है? डीसी या राजस्व अधिकारी से संभव है। वो बदल के बता देगा कि आपको कितना देना है, दोनों पक्ष को सुनेगा और बताएगा। उसके बाद दिया गया है कि कालावधि जब तक रूपांतरित लगान जो है अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब है अगर कोई लगान को आप बदल दिए हैं तो वो कितना समय होगा जब तक वो बदलेगा नहीं। मतलब हम कहें कि आज जो है एक टोकरी हम आलू देते हैं, उसके बदले हम 10 रुपया देंगे, तो ये जो बदलाव हुआ वो कब तक मैक्सिमम रहेगा, या हम दूसरे दिन चाहेंगे तो ही बदल लेंगे, या कुछ टाइम लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे बताता है धारा 61 के अधीन लगान का रूपांतरित किया गया हो तो 15 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आप अगर एक टोकरी लेते थे और उसके बदले ये तय हो गया है कि 10 रुपया आपको लेना है, तो ये 10 रुपया लेने वाला जो नियम है वो अगला 15 साल तक आप जो है बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कीजिएगा, कहिएगा कि अरे भाई नहीं, हमको एक जो है पहले जैसा देता था वैसा ही दे दो। ऐसा नहीं है। अगर आपका रूपांतरण हो चुका है, एक टोकरी के बदले आप 10 रुपया ले रहे हैं, तो आपको अगला 15 साल तक 10 रुपया ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि अब 10 रुपया मत दो और एक टोकरी हमको क्या कर दो, आलू ही दे दो, क्योंकि आलू तो आजकल क्या हो गया है, महंगा हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है। यदि अगर लगान में परिवर्तन हो चुका है, लगान रूपांतरित हो चुका है, तो अगला 15 साल तक उस लगान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 15 वर्ष तक ना ही घटाया जाएगा और ना ही बढ़ाया जाएगा। 10 रुपया फिक्स हो गया तो 10 रुपया ही आपको क्या करना है, देना है। तो ये था सेक्शन 61 और सेक्शन 62। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये लगान है, रेंट है। लगान मतलब पैसा देना है। तो किसान जो है पहले तो इसी से त्रस्त था। जमींदार ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, लगान वसूलते थे, नहीं देते थे मारते पीटते थे, जमीन जायदाद सब बेच देते थे, नीलाम कर देते थे। तो ये सब सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा 61 और 62। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9A, यानी कि चैप्टर जो है 9 अब खत्म हो गया। अब 9A में हम लोग जाते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। तो यहाँ पे बोलता है बंजर, कोई ऐसा बंजर जमीन है तो बंजर जमीन को आप क्या कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं, सेटल्ड कर रहे हैं, यानी कि वहां पे किसी को आप क्या कर रहे हैं, बसा रहे हैं। तो अब वो क्या बोलता है, तो 63 का बोलता है कि बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाएगा। तो पट्टे पर रहेगा तब फिक्स रहेगा भाई, कितना जमीन है, क्या है परिमाण, ये सब देखे थे ना, पट्टा में यही सब तो रहता है, जो कि सेक्शन 8 में आपको बताया भी गया। राज्य सरकार बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा। तो राज्य सरकार का जो जमीन है, किसी का आप दूसरा का जमीन को नहीं ना बंदोबस्त कर दीजिएगा, मेरा जमीन है किसी और को आप बंदोबस्त सेटल्ड कर दीजिएगा, तो ये तो गड़बड़ बात है। तो राज्य सरकार के पास बहुत सारी ऐसी कुछ जमीनें होती हैं जो कि बंजर है, उसका कोई फिलहाल काम नहीं है, तो वो किसी भूमिहीन को क्या कर देगी, बंदोबस्त वहां पे कर देगी। भूमिहीन का जो है पेट उठ अपना कमा खा के वहां पे चलता रहेगा। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार अपनी जमीन को किसी या बंजर भूमि को किसी व्यक्ति को जो भूमिहीन है उसको बंदोबस्त कर सकता है। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। धारा 46 के अंतर्गत उपबंध के उल्लंघन करने पर अगर डीसी द्वारा बंदोबस्ती क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अब धारा 46 आप लोगों को तो इतना डिटेल वाइज समझाया गया है कि यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे भूमि का ट्रांसफर किया जाएगा। यही सब तो बताया गया। एसटी एसटी को करेगा, एससी एससी को करेगा, ओबीसी ओबीसी को करेगा, एसटी थाना क्षेत्र में है, एससी जो है वो जिला क्षेत्र में करेगा, और भी बहुत सारा चीज जो है 46 के अंतर्गत आपको बताया गया कि आप कब लीज दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 46 का बहुत सारा सब सेक्शन था, वो सब सारा चीज पूरा एक वीडियो में आपको पिछला पार्ट में बताया गया। तो अगर उसमें कोई भी क्या है, उपबंध है, अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो जो बंदोबस्ती किया गया है 63 का के अधीन, उस बंदोबस्ती को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो नियम अनुसार करना होगा। अब यहाँ पे दिया गया है बंदोबस्त की तारीख के 5 वर्षों तक खेती की गई हो, बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों तक खेती न की गई हो तो भी क्या कर सकता है, डीसी जो है बंदोबस्ती क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ये चीज यहाँ पे पूछा भी गया था, यही क्वेश्चन जो है इंक्लूड नहीं कर पाया। कहने का मतलब है आपको सेटल्ड किया गया किसी जमीन में, मान के चलिए इस जमीन में आपको सेटल्ड किया गया, ये बंजर भूमि था, आपको सेटल्ड इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे आप खेती करें,
लेकिन आप खेती ही नहीं कर रहे हैं, 5 साल बीत गया, पता चल रहा है आपको खेती करने के लिए यहाँ पे हम सेटल्ड किया, आप खेती ही नहीं कर रहे हैं, तो भाई आपको क्यों सेटल्ड करें हम? फिर तो हम किसी दूसरे को सेटल्ड करेंगे ताकि वो वहां पे खेती करे, अपना जीविकोपार्जन जो है वहां से वो चलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया ये तारीख जो है काफी इंपॉर्टेंट, जब भी ये 5 साल 10 साल या कौन करेगा ये सब आता है ना, तो वहां आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सवाल वहां से बनाया जा सकता है। तो ये बताया गया है कि अगर किसी को हम बंदोबस्त करते हैं या सरकार बंदोबस्त करती है तो 5 साल तक 5 साल, और वो जो है बंदोबस्त जिसको किया गया वो 5 साल तक खेती नहीं करेगा तो उस जमीन को वापस ले लिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा बंदोबस्ती। ये था चैप्टर 9। तो कुल मिला के चैप्टर 9 जो है वो याद रखिएगा, 9A यहाँ पे बंदोबस्ती के बारे में बात किया गया है कि अगर कोई भूमिहीन कृषक है तो सरकार उसको बंजर भूमि में, अपने बंजर भूमि में, सरकार का जो भूस्वामी वाला है, सरकार जिसके भूस्वामी है उसके जो जमीन है उसको वो क्या कर सकती है, बंदोबस्त कर सकती है। वैसे सरकार तो लगभग सभी का भूस्वामी है, लेकिन जैसे कि सरकार के बाद कोई वहां पे नहीं है तो खाली जमीन है तो वो किसी को क्या कर सकती है, बंदोबस्त कर सकती है। अब चैप्टर 10 क्या बोलता है? भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध, मतलब कुछ यहाँ पे मिसलेनियस चीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस जो किससे संबंधित है, भूस्वामी से संबंधित है और दूसरा काश्तकार से संबंधित है। तो काश्तकार जो भूस्वामी से जमीन को रेंट में लिए हुए हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या क्या बताया गया, चलिए चैप्टर 10 में देखते हैं। सबसे पहला चीज बताया जाता है 64 में, ये 64 बोलता है उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोडकर में संपरिवर्तन। कोडकर आपको बताया गया था, यही चैप्टर 1 के सेक्शन 3 में। तो सामान्यतः खेती, कोई पहाड़ी भूमि है तो उसको खेती लायक जमीन बनाते हैं, तो वही मान के चलिए कोडकर है, धान की खेती लायक बनाते हैं। तो डीसी की अनुमति से गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को कोडकर में परिवर्तन कर सकेगा। तो कोई भूमिहीन श्रमिक है, मान के चलिए ये एक श्रमिक है, मजदूर है जिसके पास जमीन है ही नहीं, तो डीसी जो है यहाँ पे देख लीजिए, डीसी की अनुमति से इस जमीन को ये इनको दे दिया जाएगा। अब बोला जाएगा यहाँ पे तुम खेती बाड़ी करो, जैसे वहां सेटल्ड किया जा रहा था ना, तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो ये जो है कोडकर में, कोई जमीन को कोडकर में परिवर्तन करने के बारे में बात किया जा रहा है। ये कौन सा आर्टिकल है, सॉरी सेक्शन है, तो सेक्शन 64। अब यहाँ पे सेक्शन 66 क्या बोलता है वो देखिए, कतिपय भूमि को कोडकर में परिवर्तन करने पर प्रतिषेध। तो कोडकर भूमि में हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन कुछ में रिस्ट्रिक्शन है कि हम सब जमीन को कोडकर में परिवर्तन करने के लिए किसी भूमिहीन को नहीं दे देंगे। वहां पे क्या देखेंगे, कृषक को किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जाधीन वाले बगीचे, कृषि भूमि या वास भूमि को हम सेटल्ड वहां पे कोडकर में परिवर्तन करने नहीं देंगे। मतलब पहले से कोई बगीचा है, अब इसको कहिएगा कि जब तुमको दे देते हैं खेती लायक जमीन बना लो, ऐसा नहीं ना कीजिएगा। तो पहले से अगर कोई बगीचा है, कोई कृषि भूमि है जहां पहले ऑलरेडी वहां से क्या हो रहा है, कृषि कार्य कर रहा है, तो कोडकर मतलब ही क्या हो, खेती लायक जमीन न बनाएगा। तो यहाँ पहले खेती हो रहा है तो खेती लायक जमीन और क्या बनाएगा। या कोई गांव है, अब उसको ये नहीं कहिएगा गांव हटाओ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, खेती करने के लिए जमीन बना देते हैं। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो वहां पे कोडकर जमीन जो है वो नहीं दिया जाएगा या उसको वहां पे नहीं किया जाएगा, अनुमति अलाउ नहीं किया जाएगा। कोडकर में अधिभोगाधिकार होना, मतलब अगर कोडकर जो है वहां पे करने के लिए आपको अनुमति दिया जा रहा है डीसी के द्वारा कोडकर में परिवर्तन करने का किसी भूमि को, तो वहां पे अधिभोगाधिकार आपको मिलेगा, यानी ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा। वहां पे आप ऑक्यूपाई किए हैं तो वहां से ऑक्यूपेंसी राइट्स वाला आपको 20 सेक्शन में बताया गया था ना, क्या क्या अधिकार है वहां जो है बताया गया था। तो उसी तरह से ऑक्यूपेंसी में हम लोग देखे थे ना कि अगर आप जो है उस भूमि का मिट्टी का यूज करते हैं ईंट बनाने के लिए तो भी ठीक है, अगर वहां से लोहा निकाल रहे हैं निजी उपयोग के लिए तो भी ठीक है। आप वहां पे कोई भी क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, उसके उपज का जो फायदा है वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऑक्यूपेंसी राइट के अंतर्गत बहुत सारा चीज जो है आपको बताया गया था। कोडकर भूमि पर रैयत का अधिभोगाधिकार 12 वर्षों तक खेती नहीं करने पर भी बना रहेगा। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बोलता है अगर कोई, वहां पे तो वो बोला था ना बंदोबस्त वाला में, 5 साल तक अगर खेती नहीं करेंगे, हम बंदोबस्त कर दिए और उसके बाद 5 साल तक खेती नहीं कीजिएगा तो आपका जो बंदोबस्ती है वो रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 साल तक यहाँ पे अगर अधिभोगाधिकार कोडकर भूमि का रैयत का अधिभोगाधिकार 12 वर्षों तक खेती नहीं करने पर भी क्या रहेगा, बना रहेगा। मतलब हम किसी जमीन पे खेती नहीं भी किए 12 साल तक तो भी उस जमीन पर अधिभोग का अधिकार मेरा बना रहेगा, वो छीनेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर एक कोडकर में संपरिवर्तन भूमि के लगान का निर्धारण, प्रथम कृषि वर्ष के फसल की कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान दी नहीं होगा। मतलब कोडकर जमीन में किसी को बदले हैं तो 4 साल तक वहां पे
4 साल तक, 4 कृषि वर्ष तक वहां पे आपको क्या किया जाएगा, लगान नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपको सेटल किया जा रहा है ना, तो एक तरह से जमीन आपको दिया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि भाई जो है तुमको परेशानी होगा, इसीलिए हम तुमको क्या करते हैं, 4 साल तक लगान नहीं देते हैं, ऐसा देने के लिए कहते हैं, है ना। 4 वर्ष के बाद तो लगान लगेगा, और आधे से अधिक यहाँ पे नहीं लगेगा। जो भी थर्ड क्लास राइस लैंड में प्रचलित दर है उसे, मतलब थर्ड क्लास जो धान की भूमि का जमीन है, अगर उसमें 10 रुपया लगता है तो 10 रुपया लगता है, तो उससे आधे से अधिक नहीं लगाया जाएगा, यानी कि 5 रुपया से ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। 3 रुपया 4 रुपया हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं। आगे दिया है, विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकारों को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति, पावर टू रिप्लेस। मतलब अगर विधि विरुद्ध बेदखल किया गया है, जो हम लोगों का लॉ है, कानून है, उसके अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रावधान जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, और वो लोग क्या किया है, इनलीगल तरीके से किसी को बेदखल किया है। मान के चलिए, सीधा सा मतलब है, आसान भाषा में समझिए, ये एक व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इसको क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, जो कि इनलीगल है। वो क्या है, इनलीगल है, अनलॉफुल इजेक्टेड। अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से किसी की जमीन से किसी को आप क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जमीन को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो बेदखल काश्तकार, मान के चलिए इसको, इसके जमीन से बेदखल कर दिया गया, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना। बेदखली के 1 वर्ष के भीतर डीसी को क्या करेगा, आवेदन देगा। मतलब ये व्यक्ति को इसके जमीन से बेदखल कर दिया गया। तो बेदखल, हमको अपने हमारे जमीन से क्या कर दिया था, 1 मिनट, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। माफ कीजिएगा, इसको फॉरवर्ड कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर से यहाँ पे पॉज होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग फॉरवर्ड कर लीजिए, आगे जो भी हम बताएंगे वो आपको पता चल जाएगा। ये 71 जो आप लोगों को अभी हम बताएंगे, ये 71 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि ज़मीन अगर किसी का इनलीगल तरीके से छीन लिया गया है तो कैसे उसको वापस मिल सकता है। तो होता है ना, आजकल देख रहे हैं कि इनलीगल तरीके से ज़मीन जो है वो क्या कर लिया जाता है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या ज़मीन पे कब्जा हो जाता है। तो इसी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अभी हम बता देंगे। फिर चैप्टर 11, 12 इधर जो है, देखिए नोट्स, डिटेल नोट्स में तो हम सब लिख दिए हैं लगभग जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज़्यादातर लिखा ही हुआ है, लेकिन सबको यहाँ पे बताना यहाँ फिलहाल संभव नहीं है। तो जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो माइंड मैप में हम इंक्लूड किए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं।
यहाँ से आप लोगों को बता रहे थे ना। चलिए, अच्छा है, सेंस बोर्ड खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है अगर किसी भी टीनेज को अनलॉफुल तरीके से इजेक्ट किया जाता है तो उसे वापस अपने जमीन को पाने का अधिकार होगा। वो क्या प्रोसेस है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो बेदखल जो काश्तकार होता है, ये इसको इसका जमीन से बेदखल कर दिया गया है, तो ये बेदखली के 1 वर्ष के भीतर डीसी को क्या करेगा, आवेदन देगा कि हमारा जमीन जो है हमसे इनलीगल तरीके से छीन लिया गया है। डीसी जोत को वापस करवाएगा। डीसी का ये जिम्मेदारी है कि अगर इलीगल तरीके से इसका जमीन को कोई छीना है तो इसका जमीन को वापस वो दिलाए। आगे है 71 क। 71 काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको हम बताएं, इसको याद रखिएगा। विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का पुनः कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति। यदि एसटी है तो उसको भी, यहाँ तो कोई भी हो जिसका इलीगल जमीन छीना गया है तो उसको तो वापस दिलाएंगे डीसी, लेकिन अगर कोई एसटी है तो उनको भी दिलाएंगे। यहाँ पे धारा 46 हम लोग पढ़े थे कि एसटी जो है अपने थाना क्षेत्र के दूसरे एसटी को ही जमीन ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके अलावा कोई भी इलीगल तरीके से अगर जोत पर कब्जा किया गया है तो डीसी एसटी का जोत जो है वापस करवाएगा। तो कुल मिला के बस इतना याद रखिए कि 71 जो है वो मोटा मोटी ये बोल रहा है कि अगर इनलीगल तरीके से आपका जमीन जो है वो कोई ले लिया है तो डीसी को आवेदन करके आप अपना जमीन जो है वो वापस पा सकते हैं। तो जिसका जोत है अथवा उसका वारिश ना होने पर किसी दूसरे एसटी रैयत को पुनर्बंदोबस्त कर सकेगा। तो एसटी के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम एक एसटी है, हमारा जमीन जो है वो छीन लिया गया है और हम जो है अभी अस्तित्व में नहीं है, हाँ, और मेरा वारिस भी अगर नहीं है तो किसी दूसरे एसटी को वो जमीन दे दिया जाएगा। जैसे गैर एसटी को अगर जमीन दे दिया गया है तो वो उसी थाना क्षेत्र के किसी दूसरे एसटी को वहां पे क्या किया जाएगा, पुनर्बंदोबस्त कर सकेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इनलीगल तरीके से अगर एसटी का जमीन कोई जनरल ले लिया है, अब बोलेगा तो वो एसटी तो है ही नहीं, मर गया, उसका कोई वारिस भी नहीं है, तो ये जमीन हम ही रख लेते हैं। भाई ये लॉजिक नहीं चलने वाला है। अगर वो एसटी था और तुम जनरल हो और तुम जनरल उसका जमीन को लेके रखे हो और वो मर गया है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो भी तुम्हारे पास जमीन नहीं रहेगा। ये जमीन किसी दूसरे एसटी को जो उसी थाना क्षेत्र का है हम उसको देंगे, क्योंकि 46 यही बोलता है कि एक एसटी दूसरे जो एसटी को दे सकता है अपना जमीन जो उसके थाना क्षेत्र का है, बाकी किसी को दे नहीं सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेक्शन 71E बोलता है। परंतु यहाँ पे फिर से वर्ड यहाँ पे जुड़ा गया, परंतु इससे सवाल भी पूछा गया। ये भी काफी लंबा चौड़ा है, जैसे 46 था ना, उसी तरह से 71 है, क्योंकि यहाँ पे अपना जमीन वापस कैसे आपको मिले इसी विवाद से संबंधित है। जमीन ले लिया, कोई घर उर बना दिया, तब क्या होगा, तो वो चीज यहाँ पे है। अंतर है जिसके पास अभी जोत है, जैसे कि हम आपको जमीन दे दिए तो आपके पास अभी अगर खेत है तब क्या होगा, अंतरण की तारीख से 30 वर्ष के भीतर ऐसी जोत में किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लेता है। 30 साल बीत गया, इसमें आप लोग क्या कर लिए, घर बना लिए। हम आपको जमीन दे दिए, आप वहां पे घर बना लिए और 30 साल बीत भी गया। अंतरक द्वारा उसका मूल्य चुकाने को रजामंद न होने पर, कहने का मतलब है जो है हम आपको कहना, जैसे आप कहिएगा कि इतना बड़का बिल्डिंग बना दिए, ठीक है, तुम अपना जमीन वापस लेने के लिए आया है तो हमारा बिल्डिंग का जो मूल्य होता है वो दे दो, हम तुम्हारा जमीन क्या कर देंगे, दे देंगे। लेकिन हम कहेंगे भाई हमारा पास अपना कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारा बिल्डिंग का पैसा हम नहीं देने सकेंगे। अंतर है ना, मतलब हम आपको ट्रांसफर किए हैं और आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जमीन हम दे देंगे, ठीक है, हम इलीगल तरीके से लिए है, चाहे हमको नहीं लगाया था कि तुम वापस मांगने आओगे, आज मांगने के लिए आ गए हैं, तो अब यहाँ जो हम घर बना दिए हैं उसका पैसा तो दोगे ना। तो हम बोल रहे हैं मेरा पास इतना पैसा ही नहीं है कि आपको हम दे दे। अब 1 करोड़ का आप घर बना लिए, मेरे पास गरीब आदमी में हम कहाँ पैसा आपको देंगे। तो अब क्या होगा, डीसी अंतरेती को 6 महीने के भीतर आवेदन देने पर 2 महीने के भीतर उस भवन या संरचना को हटा लेने का आदेश देगा। तो यहाँ पे डीसी क्या कहेगा, आप ही को उल्टा परेशानी, क्योंकि आप तो इनलीगल तरीके से जमीन लिए हैं, अब वहां 1 करोड़ का घर बना लिए हैं और कहिएगा कि तुम हमको 1 करोड़ दो तब हम तुम्हारा जमीन देंगे। तो डीसी कहेगा बाबू ये सब लॉजिक चलने वाला नहीं है, अगर वो दे देता तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन नहीं देने सक रहा है तो भी तुमको हम 6 महीना का टाइम देते हैं, तुम यहाँ से जमीन को से इस घर को क्या करो, हटाओ। 46 में भी यही इस तरह का किए थे, हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पे आपको अगर आवेदन दीजिएगा तो 2 वर्ष का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद घर को हटा लेना होगा। ये कोई लॉजिक नहीं चलेगा कि मेरा 2 करोड़ का घर है कि 3 करोड़ का है कि 4 करोड़ का है। हाँ, लेकिन फिर इसमें एक अपवाद
है। एक अपवाद क्या है, परंतु डीसी को अगर ये पता चल जाता है कि ये जोत पर सारवान संरचना का निर्माण, है ना, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969 के लागू होने के पहले ही किया हो, तो ऐसे अंतरण को विधि मान्यता दे सकेगा, बशर्ते की करके अभी शर्त आपको बताया जा रहा है। तो दिख रहे हैं ये चीज को यहाँ पे जोड़ा गया और कहा जाता है कि जमीन एसटी का जो जनरल को गया या दूसरे को गया, इसका सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि अगर आप 1969 जो ये बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन आया था उसकी पहले अगर आप जमीन ले लिए और घर बना लिए तो ये नियम कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे आप जो है अभी जो पढ़े ना कि 6 महीने का समय देंगे, 2 महीने का 2 साल का मैक्सिमम समय देंगे, आप अपना संरचना को हटा लीजिए, ये बात नहीं चलेगा। अंतरती बोलता है अंतरक को ऐसे जोत का समूल्य वाली कोई दूसरी जोत उपलब्ध करा दे। तब यहाँ एक कंडीशन है, वहां तो बोल दिया था ना 6 महीना में 2 साल में तुम हटा दो भैया, हमारे पास कोई दूसरा उपाय है नहीं, डीसी बोल रहा है तुमको हटाना ही पड़ेगा, वो पैसा देने सकेगा चाहे नहीं देने सकेगा। लेकिन इस कंडीशन में 1969 से पहले अगर आप उसके जमीन को आप लिए हैं और वहां पे सारवान कोई संरचना बना चुके हैं, कोई भवन बना चुके हैं, तो आपके पास थोड़ा उपाय है बचने का। उपाय क्या है कि आप उसको उसी मूल्य का कोई दूसरा जमीन क्या कर दीजिए, खरीद के दे दीजिए और बोलिए कि भाई तुम जमीन हमको दिया था, हम इलीगल तरीके से ठीक है ले लिए थे, यहाँ पे आप भवन बना लिए हैं, तो इसी मूल्य का एक दूसरा जमीन हम तुमको देते हैं, तुम वहां पे जाके रह लो। तो इससे आपका घर जो है वो बच जाएगा, ढहाएगा नहीं। घर एक बार तो बना लिए तो फिर उसको कैसे आप ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बोलता है अंतरती अंतरक को, यानी कि यहाँ पे जिसका जमीन को आप लिए थे, है ना, और जो लिया था, जैसे कि हम आपको अपना जमीन दे दिए तो आप हो गए अंतरती, हम हो गए अंतरक। तो आप जो है हमको क्या कहिएगा कि ये जो जमीन है उसको मत लो, हम तुमको दूसरा जमीन दे देते हैं, को ऐसी जोत के समूल्य वाली कोई दूसरी जोत उपलब्ध करा दे, अंतरक के पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रतिकार चुका दे, कि भैया तुमको हम बसाने के लिए पैसा भी दे देते हैं, जाओ तुम कहीं अपना से जमीन ले लेना। तो या तो हम उसके समूल्य जमीन दे देते हैं या कोई क्या कर देते हैं, पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ पे अपना जमीन खुद ले लेना। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों की गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 कानून द्वारा डाला गया था। तो ये जो है ये चीज यहाँ पे दिया गया है। ऐसे भी ए बी है ना, और ए बी जो होता है वो बाद में डाला जाता है, तो वो चीज यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया था। सामान्यतः क्या होता था कि अगर आपको हम मेरा जमीन आप ले लिए हैं तो डीसी जो है वो बोलेगा कि 6 महीने का हम समय दे रहे हैं, अगर तुम को ये हम जो है पैसा देने सकेंगे तो भी, और नहीं देने सकेंगे तो भी 6 महीना में अपना भवन को हटाना है। आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो मैक्सिमम आपको 2 साल का समय देगा। लेकिन यहाँ पे बाद में क्या बोला गया कि अगर 1969 से पहले अगर आप वहाँ पे भवन बना चुके हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप हमको एक क्या कर दीजिए, ऐसा जमीन दे दीजिए जो उसी जमीन के समूल्य है, उसी मूल्य के बराबर है, या आप हमको इतना पैसा दे दीजिए कि हम उस तरह से सेटल्ड हो जाए, पुनर्वास हम मेरा हो जाए, तो आप जो है उस जमीन पे घर बना के रह सकते हैं। और इस तरह से एसटी का जमीन किसी गैर एसटी को इस कंडीशन में जा सकता है, बाकी किसी कंडीशन में नहीं जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में जा सकता था किसी गैर एसटी को। तो वो चीज जो है 1968 में 69 में जुड़ा गया था, ठीक ना। मतलब यहाँ पे हो गया था ना कि भवन बना लिए हैं भाई, अब हम कैसे दें, तो इसीलिए ये सब जोड़ा गया होगा कुछ, है ना, ताकि जो जमीन है वो उन्हीं के पास रखे। अब चलिए 71 जो है वो क तो हो गया। अब ख देख लेते हैं। ख में बोलता है पेनाल्टीज। अगर धारा 46 के विरुद्ध एसटी का जोत पर कब्जा हो गया है तो अगर ऐसा होगा, तो अगर ऐसा होते रहेगा और ठीक है हटा देंगे, आएगा तो हटा देंगे, ऐसा करेगा तो दिक्कत है ना। तो अगर पता चल जाएगा कि अगर धारा 46 के अंतर्गत आप जो है लॉफुल तरीके से, विधि पूर्व से अगर जमीन किसी का नहीं लिए हैं, इलीगल तरीके से लिए हैं, तो 3 वर्ष तक का आपको कारावास होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 71 ख यहाँ बताता है कि अगर इनलीगल तरीके से आप किसी का जमीन लेते हैं तो आपको 3 साल तक सजा हो सकता है, 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये उसी धारा में हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो है अभी एक्ट में यही लिखा हुआ था। हाल फिलहाल में 4-5 साल पहले का जो किताब है उसमें यही लिखा हुआ था कि 1000 ही रुपया दंड होगा। आजकल 1000 का कोई वैल्यू ही नहीं है। रई मतलब जमीन के मामले में 1000 का कोई वैल्यू नहीं है। रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण, मतलब रैयत, ये रैयत खेती कर रहा,
बोल रहा है भाई हम यहाँ खेती बाड़ी नहीं करने से पा रहे हैं, हमारा जमीन को हम सरेंडर कर देते हैं, हम दे देते हैं, वापस दे देते हैं। तो सरेंडर ही इज होल्डिंग विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इन रिटिंग। तो डिप्टी डीसी है, डीसी क्योंकि ये सरकार का ही एक अधिकारी है ना, तो सरकार का जमीन था, सरकार को दे दिए, बात खत्म हो गया, सरेंडर कर दिए। ये धारा 72 में है। अब चैप्टर 12 देखते हैं, अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का करने का आदेश देने की यहाँ पे शक्ति है। अब आदेश कौन देगा? तो आदेश देगा राज्य सरकार। किसको देगा? राजस्व अधिकारी द्वारा संरक्षण किया जाएगा और अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। तो राजस्व अधिकारी को ये लोग राज्य सरकार जो आदेश देगा, और वही लोग जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब वहां पे हर व्यक्ति का जो अधिकार है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तो ऐसा भी जनरली कौन देगा? राज्य सरकार। तो ये चीज लिखा हुआ था सेक्शन 80 में, और यही चीज से सवाल भी पूछा गया है। यही देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस में है? तो राज्य सरकार में है। अब यहाँ राजस्व अधिकारी, उपायुक्त, ऐसा आप देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार होगा, क्योंकि राज्य सरकार आदेश देती है और ये लोग जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है यहाँ पे तैयार करते हैं। तो ये था हमारा जो है चैप्टर 10। अब चैप्टर 11 चलते हैं। यहाँ पे बोलता है रूढ़ी और संविदा। ये पिछले बार हम छोड़ दिए थे, हमको लगा था सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम बोले ना कि कभी कभी हम जो छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सवाल नहीं पूछा जाएगा। हम कभी ये नहीं कहते कि हम जो पढ़ा रहे हैं 100% उसी से सवाल आ जाएगा या 100% हम बना लीजिएगा। ये बोलना जो है वो एक तरह से गलत होता है, क्योंकि एग्जामिनर किस तरह का, कहाँ से, इतना लंबा चौड़ा एक्ट है, हमको मन करेगा हम कहीं से भी सवाल पूछ देंगे। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, वो लोग भी जानता है कि स्टूडेंट है तो पूरा कानून की तरह इसको वकील थोड़ी बनना है कि पूरा इसको क्या कर ले, वो हर एक सेक्शन को याद कर ले। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो ज्यादा प्रचलित है, वो कम से कम आपको आता हो, इसको चेक करने के लिए वो क्वेश्चन बनाता है, ना कि उसका आपको क्या करना है, विद्वान बन जाए इसके लिए वो चेक करेगा। आप उस पर पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में, आपको बेसिक नॉलेज रखना है। तो बेसिक जो चीज है, हाईलाइटेड जो चीज है, उसका जानकारी आपको होना चाहिए, और वही चीज चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रूढ़ी की वैरिटी, शेविंग ऑफ कस्टम, मतलब आपका कोई परंपरागत रूढ़ी है, रीति है, तो वो चीज बना हुआ रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे किसी रूढ़ी प्रथा अथवा रूढ़िजन्य अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो उसके उपबंधों से असंगत न हो। मतलब यहाँ बहुत सारा उपबंध है, बहुत सारा यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इस अधिनियम का कोई भी ऐसा बात जो है उनके रूढ़ी प्रथा अथवा रूढ़िजन्य अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब हमारे परंपरा में कुछ अलग ही चल रहा है। जैसे कि मान के चलिए हमारे परंपरा में सामान्यतः क्या होता है कि जो है पैतृक संपत्ति जो है वो जो है बेटा लोग को मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन अगर हमारी परंपरा में महिलाओं को अगर संपत्ति जा रहा है तो महिला को संपत्ति जाएगा। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूढ़ी परंपरा कभी कभी क्या होता है, अलग अलग स्थानीय स्तर पे अलग अलग लोगों का अलग अलग परंपरा चलता रहता है, तो हम उसको प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक ना। हाँ, लेकिन ऐसा भी उपबंध नहीं होना चाहिए जो इसके जो 1908 का जो अधिनियम है उससे पूरे ही क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो यही सवाल देखिए कितना आसान पूछा गया है, यहाँ पे सीधे सीधे उठा है। रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकता है? तो जब यह अधिनियम की उपबंध से असंगत ना हो। तो अधिनियम की उपबंध से असंगत होगा तब तो वो लागू नहीं होगा, लेकिन असंगत नहीं है तो भाई तुम्हारा पीढ़ी है, परंपरा रूढ़ी चलते आ रहा है कोई परंपरा, तो उसको तुम लोग लागू करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉ के अगेंस्ट जाके उस परंपरा को तुमको लागू नहीं करना है ना। जैसे कि आप कहिएगा हमारे कानून में एसटी का जमीन किसी और को भी देना है, किसी को, हम किसी को भी बेच सकते हैं, जनरल हो, एसटी हो, थाना क्षेत्र हो, जिला क्षेत्र हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, कलकत्ता का हो, यूपी का हो, कहीं का भी आदमी आएगा, हमारा परंपरा में है एसटी, हम जमीन है लेकिन किसी को भी बेच सकते हैं। भाई तुम्हारे ये परंपरा है ना अनलॉफुल है ना, विधि के क्या है, असंगत है, तो ये काम नहीं करेगा। तो आपका जो परंपरा होना चाहिए, रूढ़ी होना चाहिए, वो कानून से असंगत नहीं होना चाहिए, तो वो लागू होगा, और असंगत होगा तो भाई लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया था, निम्नलिखित में कौन सा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है? तो अच्छा ये नहीं था, एक महिला वाला था, ठीक ना, हमको लगा वही क्वेश्चन है। अब चैप्टर 14 जाते हैं, भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। आपको ये सेक्शन भी याद करना होगा, सेक्शन 118
8 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त जमीन के बारे में बताता है। अभी तक हम काश्तकार के बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में पढ़े, लेकिन भूस्वामियों के पास भी, लैंडलॉर्ड के पास भी खुद का कुछ क्या होता है, जमीन होता है। और ये चीज को आपको जानना है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 118, इसको याद कर लीजिएगा। 46 हो गया, 71 हो गया, 118 हो गया, और शुरुआती जो आपको बताया गया है वो सब आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको याद करना ही करना होगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है 118 में। चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ बताया जाता है विशेषाधिकार युक्त भूमि कौन होगा, भूस्वामी स्वयं खेती करता है। यानी मान चलिए यही लैंडलॉर्ड है और यही खुद से क्या कर रहा है, किसी जमीन पे खेती कर रहा है, तो इस जमीन पे अधिकार किसका होगा, भूस्वामी का ही होगा। यदि भूस्वामी खुद से खेती नहीं कर रहा है, अब भूस्वामी है भाई, खुद से खेती कैसे करेगा, कभी कभी तो ये मजदूर लगा के क्या कर रहा है, यहाँ पे खेती करवा रहा है अपने सेवकों के द्वारा या भाड़े के मजदूर द्वारा अगर खेती करवाता है, तो भी उस जमीन पे अधिकार किसका होगा, वो भूस्वामी का ही होगा। अथवा किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया भूमि भी उसी पे होगा। मतलब साल भर से ज्यादा के लिए अगर आप पट्टे में दिए हैं तो भी भूमि जो है वो किसके अधीन होगा, भूस्वामी के। या एक साल से कम का भी दिए हैं तो भी उस जमीन पे किसका अधिकार होगा, भूस्वामी का ही अधिकार होगा। तो ये भूस्वामी के अधिकार वाले 118 में जो है वो दिया गया था, सेक्शन 118। चैप्टर 15 कहता है अधिकार अभिलेख तथा खुटकटी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यता। अभिलेख राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। ये तो 2-3 जगह लिखा हुआ है, तो ऐसे भी आप जान सकते हैं, लेकिन आदेश कौन देगा, राज्य सरकार। खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, ग्राम मुखिया, अधिभोगियों के किसी अन्य वर्ग का जो भी राइट्स है, वही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अभिलेख मतलब वही हो गया ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, कि इसका क्या अधिकार है। अगर ये जो है ग्राम का मुखिया है तो इसका क्या अधिकार है, अगर कोई खुटकटी प्राप्त अधिकार रैयत है तो उसका क्या अधिकार है, वो सब सारा चीज जो है राजस्व अधिकारी क्या करते हैं, लिखते हैं। फिर है भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 का लागू होना। यह अधिनियम 1908 के उपबंध जहां तक कि वे इस अधिनियम से असंगत, कभी भी उस अधिनियम से असंगत नहीं होना चाहिए। मतलब वो पूरब जा रहा है, ये पश्चिम जा रहा है, तब कैसे लागू होगा, संगत होना चाहिए, ठीक ना। असंगत ना हो तो इस अधिनियम के अधीन सभी वादों, अपीलों और आवेदन पर लागू होंगे। और इससे भी सवाल पूछा गया है, तो सीधा सीधा इजी सवाल पूछा जाता है। ये सवाल जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया लगता है ना, वो छूट गया। PYQ लिखा हुआ है लेकिन ये सवाल यहाँ पे डाल नहीं पाए होंगे, तो कभी कभी छूट जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टेस्ट है वहां पे बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर चैप्टर 18 मुंडारी खुटकटीदार के विषय में विशेष उपबंध। चैप्टर 18 भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुंडारी खुटकटीदार लोगों के बारे में बताया गया है। तो 240 में मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध बताया गया है। जैसे 46 में बोला गया था ना कि अंतरण, जमीन का अंतरण नहीं होगा, लेकिन फिर अपवाद करके वहां पे बताया ST को दे सकता है, SC को दे सकता है। तो वही चीज यहाँ पे मुंडारी खुटकटीदार के बारे में बताया गया था। लेकिन फिर वहां पे भी बताया गया था कि आपका जमीन जो है सरकार भी ले सकती है या भूस्वामी जो है वो इंक्वायर कर सकती है। कंडीशन क्या है, कतिपय प्रयोजन के लिए अंतरण कर सकती है। यानी मुंडारी खुटकटीदार जमीन भी कुछ सर्टेन पर्पस के लिए क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। वो सर्टेन पर्पस क्या है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी वही पर्पस है। यानी कि भूमि को अगर खैराती में किसी चैरिटी में आप बांट दिए तो आप ले सकते हैं, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दे रहे हैं तो भी दे सकते हैं, निर्माण या सिंचाई के लिए, बांध बनाने के लिए अगर कोई जमीन मुंडारी खुटकटीदार जमीन लिया जा रहा है तो भी आप अपने जमीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पे लिखा गया, मुंडारी खुटकटीदार अपने भूस्वामी की सहमति के बिना अपनी काश्तकारी अंतरित कर सकेगा। यहाँ पे भूस्वामी से वो सहमति लेने का भी उसको कोई जरूरी नहीं है। मतलब हम तो रेंट में है, मान के चलिए घर हम रेंट में रहते हैं, तो हम जो है मुंडारी खुटकटीदार हैं, तो हम भूस्वामी को यानी कि इस रूम के मालिक को बताए बिना भी हम इस रूम को खैराती में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। शैक्षणिक या धार्मिक प्रयोजन के लिए दे सकते हैं, या सिंचाई वगैरह करने के लिए, बांध बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सरायकेला और खरसावां में CNT एक्ट 1908 को लागू होना। सरायकेला और खरसावां अधिनियम 1951, मतलब यहाँ पे भी ये लागू होगा, संथाल परगना को छोड़ के बाकी सब जगह CNT SPT एक्ट जो है वो लागू होगा, इसके अधिनियम जो है वो लागू होंगे। तो इस तरह से CNT SPT एक्ट का जो मुख्य प्रावधान था हम आपको बताने का प्रयास किए। देखिए डिटेल वाइज पढ़िएगा, हर एक सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। हम बार बार कहते हैं मात्र 11 रुपये है, मोबाइल में आप जो है नोट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो इस नोट्स को आप जो है हार्ड कॉपी के रूप में भी क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ताकि ये लंबे समय तक आपके पास रहेगा। उम्मीद करते हैं इस बार ही आपका PT क्वालिफाई हो जाए या PT मेंस इंटरव्यू सारा चीज क्वालिफाई हो जाए और आपको इसकी कोई आवश्यकता ना पड़े। लेकिन कभी अगर आवश्यकता हो या दूसरे को अगर
बढ़ाना हो या बताना हो तो आप हमारे बारे में भी थोड़ा सा क्या कीजिए, ख्याल रखिएगा। क्योंकि देखिए हम लोग प्रयास किए हैं कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर एक चीज बताया जाए, और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। डिटेल वाइज नोट्स बनाया गया है। हिंदी का जो डॉक्यूमेंट था, इतना बड़ा किताब था, उसका को हम ट्रांसफर किए। उसके बाद इंग्लिश का जो डॉक्यूमेंट था उसमें जो लिखा हुआ था, हिंदी इंग्लिश को मिक्सअप किए और इस तरह से बनाए ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी को थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ जाए। खासकर हिंदी मीडियम वाले के बारे में भी बताया गया था कि कभी कभी यहाँ का जो वर्ड होता है वो देख के समझ में नहीं आता है कि इसका क्या अर्थ निकाले, तो वहाँ पे इंग्लिश वर्ड को डाला गया है ताकि वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि PYQ भी इंक्लूड कर दे रहे हैं बीच में, ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और भी आसान हो जाए। कि किसी से सवाल बना रहा है तो कैसे बना रहा है, सीधे सीधे उठा के बना रहा है। अभी आप देख रहे होंगे जो पीछे का जो सेक्शन है, वो आगे वाला सेक्शन है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन जो पीछे का जो सेक्शन है उसमें सीधे सीधे क्या कर रहा है, उठा के सवाल बना दे रहा है। तो थोड़ा बहुत भी आप देख के जाइएगा तो आप गेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और CNT एक्ट से ज्यादा आसान है SPT एक्ट, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्लास नोट्स भी एक्सेस कीजिएगा, ऐप में माइंड मैप है वो भी एक्सेस कीजिएगा, और टेस्ट भी बनाइए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो अभी हम बताएं वो कितना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।